हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और साथ साथ हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में भी आज समझेंगे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेंस टेंस जो है ये वर्ब की अवस्था को कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने का समय पता चलता है। कार्य के शुरू या समाप्त होने के अनुसार हम टेंस को तीन भागों में बांटते हैं। इनके तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या है? पहला है प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान क्या है, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसे मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है वर्तमान में, चाहे होता है, तो वह प्रेजेंट टेंस में उसका हम अनुवाद करते हैं। और दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं तो ये पास्ट टेंस होते हैं। और इनकी जैसे पास्ट टेंस क्या है कि कोई भी कार्य जो बीत चुका है, यानी कि वो अपने भूतकाल में होता है, वह पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है, तो वह पास्ट टेंस में होता है। ओके। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं तो ये फ्यूचर टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस में जैसे मतलब कोई भी कार्य होने वाला होता है, जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में अपने, तो उसको हम फ्यूचर टेंस में अनुवाद करेंगे। ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसे वर्तमान में कोई भी कार्य शुरू होने या ख़त्म होने या होने के अनुसार हम इसको चार भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? पहला है इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है कि है के साथ ता, ती, ते आते हैं तो ये इंडिफिनिट होते हैं। और इंडिफिनिट को हम इंडिफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी कार्य कब से शुरू हुआ है, कब तक होगा, इसका कुछ पता नहीं होता है, इसलिए हम इसको इंडिफिनिट कहते हैं। ओके। और दूसरा है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस की पहचान क्या होती है कि है के साथ रहा, रहे, रही इत्यादि शब्द आते हैं तो ये कॉन्टीन्यूअस आता है, यानी कि कोई भी कार्य जो हो रहा है, कब तक होगा उसको पता नहीं रहता, यानी कि चल रहा है, चलता रहेगा। ओके। अब हम तीसरे आते हैं। तीसरा कौन सा है? परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि चुका, चुकी, चुके इत्यादि आते हैं तो ये परफेक्ट होता है, यानी कि कोई भी कार्य जो वर्तमान में हो चुका होता है, यानी कि समाप्त हो चुका है, तो हम उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका हम अनुवाद करते हैं। ओके। चौथा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं उनके साथ साथ समय दिया रहता है, यानी कि रहा, रहे, रही प्लस समय दिया रहता है, तो वह परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। जैसे मतलब कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह 10 मिनट से खाना खा रहा है, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसको हम अनुवाद करेंगे। ओके। तो अब इसके प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के क्या होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होते हैं, यानी इनकी पहचान है। कोई भी वाक्य जो हम देखते हैं, अगर इनके वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, चाहे कोई भी और आता है, जैसे उनके मतलब है, हूँ, हो, ता, ती, ते है, तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। ओके। अब इसकी वाक्य संरचना क्या होती है? पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब हिंदी वाक्यों में पहले क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में हमारा वर्ब आती है। लेकिन हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो ये चीज़ थोड़ा बदल जाती है। बदलती क्या है कि पहले सब्जेक्ट तो पहले से रहता है, जैसे हिंदी में रहता है वैसे इंग्लिश में भी होगा, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब को हम प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, दूसरे पे आएगा हमारी मेन वर्ब आएगी, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे यस या यस लिखा है, तो ये हम सब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। ही गोज़ टू होम, वह घर जाता है। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है।
अब यहाँ पे क्या है, हमने आई के साथ में जो मेन वर्ब है इसको एज इट रखा है, गो लिखा है। अब यहाँ पे हमने ही के साथ यहाँ पे हमने गोज लिखा है। तो हम यहाँ पे क्यों है तो देख लेते हैं क्यों। जैसे जब भी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, जैसे आई, वी, यू, दे या बॉयज़ या गर्ल्स, अगर प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होती है। ओके, इसलिए हम इसके साथ कोई भी सफिक्स का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी यस या यस का, चाहे कोई भी वर्ड का हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और उसके बाद हम क्या आता है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, तो इनके साथ हम वर्ब की इनके वर्ब के साथ हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हमारी वर्ब ही पहले से ये प्लूरल में है और हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर में आ गया है तो हम इसको सिंगुलर बनाएंगे वर्ब को अपने, तो इसीलिए हम यस और यस का प्रयोग करते हैं उसको सिंगुलर बनाने के लिए। ओके, इतना सिंपल सा आपने समझ लिया है। उसके बाद फिर अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल्स में क्या, जैसे पर्सन है, पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकंड पर्सन में वी, यू आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या कोई नाम, ठीक, जो मतलब सिंगुलर हो। उसके बाद फिर अब नंबर आ गया, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्रोनाउन, जैसे आई हो गया, फिर यू हो गया, फिर सी, फिर ही, फिर इट। फिर उसके बाद प्लूरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, वी, यू, दे, इट। ओके, अब हम थोड़ा सा और एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे आई गो, ही गोज़, वी सर्च, दे प्ले, यू पे, आई ट्राई, यू क्राई, और सी प्लेज, सी पेज, ही ट्राइज, सी क्राइज। अब यहाँ पे हमने ट्राई को ट्राइज लिखा है, क्राई को क्राइज लिखा है, पे को पेज लिखा है, प्ले को प्लेज लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने यस का प्रयोग किया है, यहाँ पे कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे भी हमने यस का प्रयोग किया है, यहाँ पे भी हमने कोई वर्ड का यूज़ नहीं किया है, जो हमारे मेन वर्ब है। क्योंकि हम जब भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं तो हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार अपनी मेन वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। और सिंगुलर अगर सिंगुलर तो कभी होती नहीं है मेन वर्ब हमारी, जो अपने मूल रूप में होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, इसलिए हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। यानी यस का यहाँ प्रयोग किया है और यहाँ पे हमने ई एस का प्रयोग किया है। यस या ई एस का प्रयोग कब करते हैं और आई ई एस का प्रयोग कब करते हैं तो जान लेते हैं। जैसे ई एस, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है तो, और उसके साथ साथ वर्ब के लास्ट में लास्ट लेटर जो है, अगर ओ, सी एच, एस एच, चाहे जेड, चाहे एक्स, चाहे डबल एस आता है तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है ही गोज़, यानी कि वह जाता है, वह क्या है, यहाँ पे यह सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इसलिए हम गो को गो जो हमारी मेन वर्ब है इसको हम सिंगुलर जब बनाएंगे तो ओ आया है, इसलिए हम यहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा सी है, सी प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सी तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे प्ले को प्लेज लिखेंगे, यानी इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। ओके, यहाँ पे ई एस का प्रयोग किए हैं। ठीक है, जैसे वर्ब के लास्ट में कोई भी वर्ब जो हमारी मेन वर्ब है उसके लास्ट में कोई भी वर्ड आता है तो उसके साथ यस का प्रयोग करते हैं, सिवाय ओ, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और यस। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं आई ई एस का प्रयोग कब करते हैं कि जब हमारा जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ वाई के साथ अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है, कॉन्सोनेंट आता है तो हम आई ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ट्राई का ट्राइज लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्राइज है, यहाँ पे क्राइज है यू के साथ, क्योंकि यू जो हमारा ये प्लूरल में है, यहाँ पे एज इट आएगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन कोई नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा सी है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसको जब हम क्राई को जब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो हम इसको आई ई एस लगाएंगे, क्योंकि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, यानी आर जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। ओके, ऐसा जैसे मतलब एक ऊपर है ये वाला है यू पे,
ठीक है। यू पे है, ये तो यू जो है हमारा प्लूरल में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पे मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यही सब्जेक्ट हमारा जैसे सी आ गया तो यहाँ पे हम इसको परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित क्या मतलब, इसको हम सिंगुलर बनाएंगे अपने मेन वर्ब को। ओके, अब जैसे यहाँ पे वाई के बाद ई आया है तो हमने केवल यस लगाया है, तो देख लेते हैं। जैसे अगर वाई से पहले कोई वावेल आता है तो हम यस का प्रयोग करेंगे। फिर सुन लीजिए, जैसे वाई से पहले कोई अगर वावेल आता है तो हम केवल यस का प्रयोग करेंगे। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, चाहे ए बी सी कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, तो हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे, जैसे क्राइज में और ट्राइज में प्रयोग किया है। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के, और इसकी संरचना क्या होती है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद फिर श्याम डज नॉट गो टू होम, यानी उसके बाद यहाँ पे हमने डू का प्रयोग किया है के साथ, ही के साथ डज का प्रयोग किया है, और श्याम के साथ भी डज का प्रयोग किया है। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट आई है ये हमारा प्लूरल नंबर में है, इसीलिए हम यहाँ पे डू का प्रयोग किए हैं, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर में यहाँ पे डज का प्रयोग किए हैं। जैसे यहाँ पे भी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है तो हम उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर नंबर में आता है, सिंगुलर होता है, तो वहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। केवल ये डू या डज का कहाँ प्रयोग करेंगे, केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में केवल। ओके, उसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक तो मतलब जिनका जवाब हम हाँ या ना में जवाब दे सकें। जैसे मतलब क्या वह चाहता है, तो हम इसका जवाब हाँ में भी दे सकते हैं, ना में भी दे सकते हैं, यानी कि मतलब बस हाँ या ना करने पे उसका जवाब हम मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो होते हैं जैसे मतलब जैसे तुम क्यों जाते हो, तो यहाँ पे हम मतलब पूरा सेंटेंस में जवाब देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इनकी वाक्य संरचना क्या होती है कि पहले तो हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, इसको पहले लगाएंगे। अगर ये पहले जैसे क्या आया है, चाहे जैसे हम क्या से अगर वाक्य शुरुआत इंट्रोगेटिव हुआ है, शुरुआत हुई है इंट्रोगेटिव की, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हमारा आएगा, उसके बाद फिर हमारी जो मेन वर्ब है वो आएगी। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, और फर्स्ट फॉर्म में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव भी आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जैसे पहले यूज़ कर रहे थे, जैसे डू या डज और सब्जेक्ट कहाँ यूज़ लगाएंगे, वैसे ही लगाएंगे पहले जैसा। ठीक है, उसके बाद फिर WH वर्ड WH वर्ड अगर आता है जैसे बीच में, जैसे तुम क्या करते हो, यानी क्या जो है यहाँ पे बीच में आया है। ठीक है, तो ये हम इसको जो क्या का मतलब व्हाट हो गया। ठीक है, तो व्हाट को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, डू या डज, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट। और इसमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम जब भी अनुवाद करते हैं ना, तो वो उसके लास्ट में एकदम हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मतलब डू यू गो टू होम, क्या तुम घर जाते हो, यानी क्या से यहाँ पे जब इस वाक्य शुरुआत हुआ है तो हम इसको हम यस या नो वाले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे वाई डू यू गो टू होम, तुम घर क्यों जाते हो, यहाँ पे हम जो क्यों है वो हमारा बीच में आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हम WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसके बाद जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो जब WH जैसे क्यों है तो इसका हम
इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम मेन वर्ब को लिखेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब हम डू या डज का कहाँ प्रयोग करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल जैसे यू है ये, इसके साथ हम डू का प्रयोग किए हैं। ठीक है। डू या डज का केवल प्रयोग हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।